बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। चलिए बेटा, आज की बात करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एनपीओ के कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा डरा के रखते हैं बच्चों को, क्योंकि वो ढंग से लर्न नहीं करते हैं, या ऐसा कह लें कि उनकी समझ में नहीं आता है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में रहता है। तो पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखेंगे तो प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। बेटा, ऑनलाइन क्लासेस का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में है वो ये होता है कि बच्चा उस वीडियो को पूरा नहीं देखता है और अपनी मर्जी से स्किप कर देता है, क्योंकि टीचर का डर है नहीं, टीचर तो सामने से दिखाई दे नहीं रहा है। तो दो तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चा जो अपने आप से कमिटेड है, जो अपनी कमिटमेंट पे वर्क करता है, उसे पता है मैं करूँगा तो करूँगा, तो इस तरीके के बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लासेस में कोई परेशानी नहीं आती। दूसरे तरीके का बच्चा जो अपने आप से कमिटमेंट हाई नहीं रखता है, उनको दिक्कत जरूर आती है। तो उम्मीद करूंगा मेरी बात को मानते हुए, अपने आप से थोड़ा सा हाई कमिटमेंट करते हुए आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पेपर होंगे ही होंगे। कोई भी ऐसा चांस नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पेपर ना हो। तो इसलिए प्लीज़ आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सीबीएसई ने भी स्पेसिफाई किया है कि वो अब छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछेगा। तो यहाँ से हाईली रेटेड क्वेश्चन है, जरूर क्वेश्चन आएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए भी इस वीडियो को आप देखकर चलें कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ एनपीओ के कॉन्सेप्ट, नेमली मैं आपको नाम बता देता हूं। लेगेसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, एंडोनमेंट फंड के बारे में आपसे बात करूंगा, फिर गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, फिर होनेरियम के बारे में आपसे बात करूंगा, उसके बाद एंट्रेंस फ़ी के बारे में आपसे बात करूंगा, लाइफ मेंबरशिप फ़ी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, फिर हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल या सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेगेसी के बारे में। लेगेसी बेटा है क्या? बेटा सिंपल सी चीज़ है, अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ डिजीज पर्सन को हम लेगेसी बोलते हैं। मतलब आपको विरासत में कुछ मिल गया, किसी के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी को उसका मिल जाती है, तो उसको लेगेसी बोलते हैं, यानी कि उसको अपनी लेगेसी से ये मिला है। तो अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ डिजीज पर्सन, इसको हम लेगेसी बोलते हैं। तो अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, तो ध्यान रखें, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखते हैं इसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये एक नॉन रिकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो चीजें जाती हैं जो या तो करंट ईयर की इनकम है या करंट ईयर की एक्सपेंडिचर है, अदरवाइज हम उनको नहीं लिखते हैं। दूसरी बात, बैलेंस शीट में हम इसको कहाँ लिखेंगे, तो बच्चे बैलेंस शीट में ये ऐड होगा या तो कैपिटल फंड में। अगर आप ऐसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप सेपरेटली इसको बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, लायबिलिटी साइड। अब बात आती है, सर जब हम थ्योरी लिखने जाएंगे तो क्या हम ये लिख दें अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन, काफी होगा बेटा, 1 मार्क में काफी होगा। और अगर आप उसको भी नहीं लिख पा रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट बता दें तो वो भी बेहतर होगा। आप बता दें कि लेगेसी को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो थ्योरी को आप ऐसे भी बता सकते हैं कि आप उसका ट्रीटमेंट बता दें और छोटी सी एक डेफिनेशन दे दें। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोनमेंट फंड के बारे में। अब ये क्या होता है बेटा, ये कोई भी फंड है, फंड अराइजिंग फ्रॉम गिफ्ट से आपको कोई भी फंड जो मिला है, इनकम ऑफ विच डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, और वो जो फंड आपको मिला है और उससे जो भी आप इनकम होती है आपको, वो आप किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए डिवोट कर देते हैं। आगे अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर, तो बेटा ट्रीटमेंट हम रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में हम मेरे बच्चा इसको रिसिप्ट साइड लिखेंगे, और ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है, बिकॉज इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ द कैपिटल नेचर। तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉन रिकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं जाती हैं। सर बैलेंस शीट में इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो मेरे बच्चा बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे एज अ स्पेसिफिक पर्पज फंड। ठीक है, आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट की, कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती हैं। बेटा गवर्नमेंट ग्रांट दो तरीके की होती हैं। गवर्नमेंट ग्रांट एक जनरल पर्पज के लिए होती है और स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है। जो हमारी ग्रांट, गवर्नमेंट की ग्रांट जो जनरल पर्पज के लिए है, उसको मेरे बच्चा हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव्ड साइड यानी कि डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और साथ में इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं।
क्रेडिट साइड इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इसको करंट ईयर की इनकम माना जाता है, इसलिए ये रिकॉर्ड हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये कैपिटल नेचर की नहीं है तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। फिर आगे बात करते हैं हम कि अगर हमारी स्पेशल नेचर की ग्रांट है तो फिर क्या करेंगे हम। बेटा अगर आपकी ग्रांट स्पेशल नेचर की है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये क्रेडिट डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट वाली साइड में जाएगी, साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि जो कैपिटल नेचर की ग्रांट होती है बेटा उसको नॉन रिकरिंग माना जाता है, और जो नॉन रिकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन है, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों नेचर की ट्रांजैक्शन जाती हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जाती हैं वो केवल रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन जाती हैं। फिर बात करते हैं सर इसको बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे, तो बेटा इसको बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड शो करेंगे। और जो स्पेसिफिक ग्रांट की पहचान कैसे होगी, किसी भी ग्रांट के साथ अगर इस तरीके से लिखा हो ग्रांट फॉर बिल्डिंग, ग्रांट फॉर लाइब्रेरी, ग्रांट फॉर स्पोर्ट्स, तो इस तरीके से जो ग्रांट मिलती है उसको स्पेशल पर्पज ग्रांट माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, उसमें डिफरेंस भी पूछ लेता है। तो डिफरेंस में आप लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक पर्पज जो ग्रांट है वो किसी स्पेशल पर्पज के लिए मिलती है, जो जनरल पर्पज है उसका कोई पर्पज फिक्स नहीं होता है। और डिफरेंस बता सकते हैं कि जो जनरल वाली है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, स्पेसिफिक वाली को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। स्पेसिफिक वाली बैलेंस शीट में जाती है, जनरल नेचर वाली बैलेंस शीट में नहीं जाती है। साथ में एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी बोल देता है कि रिसीव्ड कैश सब्सिडरीज फ्रॉम गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट से कोई कैश सब्सिडी मिली है, तो इसका क्या करेंगे बेटा, जनरल नेचर की तरह ही इसका सेम ट्रीटमेंट होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर बना रहे हैं तो रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड लिखते हैं, और अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम की तरह होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं होनोरेरियम के बारे में कि होनोरेरियम क्या होता है। होनोरेरियम एक सिंपल सी चीज है, आपने किसी आर्टिस्ट पे कोई फॉर एन एग्जांपल स्टेज परफॉर्मेंस कराई है और उसके बदले में आप उनको ओनर में कुछ अमाउंट पेड करते हैं तो उसको होनोरेरियम बोलते हैं। ऐसा नहीं है, कंपलसरी पेमेंट नहीं है कि उसने मांगी थी, कोई आया हमारे पास, उसने परफॉर्मेंस करी और हमने खुश होकर उसको कोई अमाउंट दे दिया, डेट इज होनोरेरियम। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे अगर एक नंबर में आ जाता है, तो ध्यान रखें, अमाउंट पेड to a that person which is not a regular or internal employee of the organization is known as honorarium. For an example, amount paid to a artist for his stage performance, ठीक है। साथ में बात करेंगे कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो बेटा ट्रीटमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड लिखते हैं, क्योंकि हमने ये पेमेंट की है तो हमारे पास पैसा गया है। साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसको करंट ईयर का एक्सपेंसेस मानते हैं, और ये एक रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा। डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंसेस वाली साइड हम इसको लिखते हैं। ये रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड की जाती है, बैलेंस शीट में ये कहीं भी नहीं आती है। अब हम बात करते हैं एंट्रेंस फीस के बारे में। बेटा कोई भी फीस विच इज पेड बाय द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ के जो मेंबर हैं जो उनको फीस पे करते हैं उसको हम एंट्रेंस फी बोलते हैं, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम मानी जाती है, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिख देते हैं, क्योंकि ये एक इनकम है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड लिखा जाता है। साथ में एक चीज और याद रखनी है, लेकिन अगर कहीं पेपर में क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा आ जाता है कि एंट्रेंस फी फॉर द लाइफ, की लाइफ के लिए है, तो फिर क्या करेंगे बेटा, अगर लाइफ के लिए हो जाती है एंट्रेंस फी फॉर द लाइफ ऐसे करके बोल देता है कि पूरी लाइफ के लिए एक ही बार फीस देता है, तो फिर बेटा वो स्पेसिफिक नेचर की हो जाएगी, फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, फिर उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अलग से शो करेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लाइफ मेंबरशिप फी। हालांकि जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था एंट्रेंस फी फॉर द लाइफ और लाइफ मेंबरशिप फी, हम उसको एक तरीके से देख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा बोल देता है। तो लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है मेरे बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फी लाइफ के लिए, अपनी पूरी लाइफ के लिए एक बार एनपीओ में आकर उसके जो मेंबर हैं फी दे देते हैं, ये एक ही बार दी जाती है, सो ये नॉन रिकरिंग नेचर की है, और नॉन रिकरिंग नेचर की जो ट्रांजैक्शन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड की जाएगी, साथ में बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड इसको दिखाएंगे लाइफ मेंबरशिप फी। चाहे तो हम इसको कैपिटल फंड में ऐड करके भी दिखा सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल के बारे में, कि हमने कोई हमारे पास ओल्ड मटेरियल पड़ा हुआ था, हमने वो बेच दिया, तो बेटा सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल जो है उसको बेचने से हमें पैसा आएगा,
तो वो रिसिप्ट साइड लिखा जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के यानी कि डेबिट साइड। लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो पैसा आया है वो बैलेंस शीट में कैश में जोड़ देंगे। ये चीज़ हमें याद रखनी है। बच्चा क्या करता है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी लिख देता है। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और बात करूँगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मटेरियल, यानी कि आपने कोई प्लांट या मटेरियल बेचा है, उसको बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ, उसका क्या करेंगे, तो बेटा वो प्रॉफिट जो है उस प्रॉफिट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो प्रॉफिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम की साइड यानी कि क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन मटेरियल या प्लांट बेचने पे अगर उस नुकसान हुआ है तो फिर हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि लॉस है। ध्यान रखें, अगर बेचने से लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो वो लॉस या प्रॉफिट वाली अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, लेकिन कितने में बेचा है वो उस अमाउंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट बात कर लेता हूँ एक और चीज़ के बारे में, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, कि हमारे पास जैसे डेली न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर इकट्ठा हो जाता है तो सभी लोग उसको बेच देते हैं। ऐसी एनपीओ में भी जो पेपर आते हैं वो उनको बेच देते हैं। तो बेटा जो स्क्रैप से, रद्दी से जो आया है वो उनकी इनकम हो जाएगी, और उसको हम कहाँ लिखेंगे, अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो बेटा वहाँ पर हम उसको रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें क्रेडिट साइड यानी कि इनकम की साइड लिखेंगे। बैलेंस शीट में ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम होती है, और उसी तरीके से इसको ट्रीट करते हैं।